हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चौथा लेक्चर है ये हमारा। हम बेसिक्स हमने पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भी हमने पढ़ लिया है। और सेकंड लॉ में हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि हमने बताया था कि रेंडमनेस होती है, उसकी कुछ इक्वेशंस भी पढ़ी थी हमने। तो हम आगे देखते हैं। मेरा नाम है फूलचंद वर्मा, डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ LRD डिपार्टमेंट R&D जोधपुर। तो हम अब बेसिक्स रेफ्रिजरेशन के बारे में बेसिक्स पढ़ते हैं। जैसे कि हमने रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया था कि रेफ्रिजरेशन में मैंने बताया था आप लोगों को कि हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी सब्सटेंस से और एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। तो वो हमारा बेसिक्स हो गया रेफ्रिजरेशन का मोटा मोटा। अब रेफ्रिजरेशन की भी एक यूनिट होती है, जैसे कि हम हीट की बात करते हैं तो हीट की जूल, एनर्जी की भी जूल यूनिट होती है, प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो रेफ्रिजरेशन की भी हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करी है, जैसे कि हम टन से डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन। रेफ्रिजरेशन और सिंपली टन डिनोट्स बाय PR, इसे हम PR से डिनोट करते हैं सिंपली। तो ये डेफिनेशन मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा कि एक टन जो होता है अपना, वो होता है, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि 1 ton is defined as the amount of heat which is required to extract from the 1000 kg of water at 0 degree Celsius in order to convert it into equivalent ice at 0 degree Celsius in a day, means 24 hours। तो 1000 kg वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करने में 24 आवर्स के अंदर जितने की अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम 1 टन से डिनोट करते हैं। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जो कि डिफाइन करते वक्त उसको बनाया गया था। 1 टन में 3.5 किलोवाट होता है। ये बेसिक बिल्कुल याद रखिएगा। 1 टन में 3.5 किलोवाट होता है, 50 किलो कैलोरी पर मिनट और 210 किलो जूल पर मिनट होता है। ये थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप है कुछ जो ये तो हमने बेसिक्स पढ़ा था कि ये ds दैट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होती है? dq बाई टी का रेशियो होता है। तो अब टी को ऊपर लिया तो हम डेल्टा क्यू बराबर क्या हो, TdS हो गया। तो ये हमारा एंट्रोपी की इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम डी लगाते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट लॉ से हमने ये लिखाई है, फर्स्ट लॉ TdS। अब देखिए फर्स्ट लॉ में क्या था हमारा, फर्स्ट लॉ में हमारा था dq बराबर du प्लस dw। Q और जो W था, हीट और वर्क का जो डिफरेंस था, वो हमारा इंटरनल एनर्जी बराबर था। तो इंटरनल एनर्जी को हमने इधर इस साइड ले लिया, तो इधर क्या बचा हमारा, Q बचा। तो Q की जो हमने क्या लिया, TdS लिख लिया। अब TdS, अब W को हमने PdV फॉर्म में लिया, तो TdS बराबर du प्लस PdV। ये हमारे फर्स्ट लॉ से एंट्रोपी इक्वेशन आ गई। अब हम एंट्रोपी में कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ चीज को, जैसे कि dq को हमने ds में होगा। अभी H बराबर u प्लस pv। ये H है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी नथिंग बट इज ए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी और वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों का समेशन होता है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम टोटल एनर्जी भी डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी भी कहा जाता है इसको। अब देखिए H, अब पीवी को हमने कर लिया VdP। अभी H नहीं, अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे TdS बराबर DS माइनस DdP आ जाएगा और इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, अब जाके हमारा ये इक्वेशन बनेगी। अब देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। टू स्टडी ए गिवन सिस्टम, सेवरल thermodynamic properties have to be known. The properties like enthalpy, entropy और internal energy cannot be measured directly. देखिए एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आइसेंट्रोपिक की मैं आपको 2 प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, एक तो है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव तो हमारी मास पे डिपेंड नहीं करती है और एक्सटेंसिव जो होती है वो हमारी मास पे डिपेंड करती है। तो एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये हमेशा सिस्टम के साथ ही रहती हैं। इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम के साथ रहती है। इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी और एंथैल्पी इनको डायरेक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसलिए के लिए लिखा गया है कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। These properties are evaluated with the help of mathematical research। जैसे कि हमने अभी पहले पिछले ये
पहले हमने ये पढ़ा है, ये इन फॉर्मूलों को हमने एंट्रोपी में कन्वर्ट किया है और एंथैल्पी में, बिकॉज हम इन्हें डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी वजह से हम इनको सिंपल फॉर्मूलों को हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी में कन्वर्ट कर लिया। Equation of state. The simplest equation of state is that of solid and liquid which says that they are incompressible. That is specific volume is constant. लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है हमारा वॉल्यूम जो होता है पर यूनिट मास के जब हम पर यूनिट मास के अंदर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। स्पेसिफिक जब किसी भी वर्ड में लग जाए, जैसे स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो वो सारी की सारी चीजें पर यूनिट मास से कैलकुलेट करी जाती हैं। तो स्पेसिफिक से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में पर यूनिट मास वॉल्यूम। तो सिंपलिसिटी इक्वेशन जो हमारी सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो हमारे इनकम्प्रेसिबल माने जाते हैं। सॉलिड तो फिर इनकम्प्रेसिबल होता है, बट लिक्विड जो होता है वो भी आइडियली तो इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, बट हम उसे इनकम्प्रेसिबल मानते हैं बिकॉज बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है, वो भी हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद ही उसकी डेंसिटी में कोई चेंज होते हैं, इसलिए हम उसे नॉर्मली में उसे इनकम्प्रेसिबल माना जा सकता है। जबकि गैसें जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो गैसों का जो हमारा पोर्शन अलग ही सिस्टम होता है, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन बनी है जो कि हमने पढ़ी थी 12th क्लास में, जैसे हमने पढ़ी थी वो भी देखेंगे अभी। तो द आइडियल गैस इक्वेशन किसे कहते हैं, जैसे या फिर आइडियल गैस किसे कहते हैं? द इंटरमोलिकुलर फोर्स the gases in which intermolecular force are zero and the volume of the molecules should be negligible compared to the volume of gas। जिनमें की आइडियल गैसेस वो होती है जिनमें कि हम फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत कम होता है, जीरो होता है, और उनका वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है उनके कंपेयर टू होल गैस। जो पूरी गैस हमने मानी है उसकी कंपेरिजन उनके जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये तो होगी डेफिनेशन आइडियल गैस की। अब ये होगी हमारे आइडियल गैस की इक्वेशन, P बराबर RT, जो कि हमने बेसिक्स में पढ़ी थी, 12th में पढ़ी थी ये इक्वेशन। ये हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिलेशन से आई हुई, इसे हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। डबल इक्वेशन इज वेरी फॉर रियल गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आल्सो फॉर द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट एयर इट कैन बी यूज्ड विदाउट स्पेसिफिक एरर। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रियल गैस होती है और आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस तो वो होती है कि आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहली बात तो बहुत ही रेयर केस में हम आइडियल गैस मानते हैं, तो सब चीज हमारी सारी कैलकुलेशन जो होती है वो रियल गैस के ऊपर होती है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी पीवी बराबर ये रियल गैस इक्वेशन भी मानते हैं। तो रियल गैस इक्वेशन कब एज्यूम करते हैं, जबकि हम जो स्टडी कर रहे हैं गैसेस की वो बहुत ही लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, बिकॉज प्रेशर में होगा और टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के उनके बीच में रैंडम मोशन होगा, और रैंडम मोशन होगा तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो जीरो हो जाएगा। तो फिर वो गैसेज जो रियल गैसेज होती है वो आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करने लग जाती है। और जो भी मोस्ट एयर होती है, देखिए जैसे कि जिसमें वेपर कंटेंट होता है उसे मोस्ट एयर बोलते हैं, मोस्ट एयर, उसमें भी यूज करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये टीवी डायग्राम जो है हमारा प्योर वाटर के लिए उसके लिए है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। ये जो रेड कलर की लाइन जो है वो हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये हमारी डाइवर्ट कन्वर्ट क्या बोलते हैं, हाँ ये हमारी कन्वर्जिबल हो जाएगी, कन्वर्जिबल वो हो जाती है, आगे जाके स्ट्रेट हो जाती है। और ये जो जोन है हमारा, ये मोस्ट एयर वाला जोन है, बिकॉज इसके अंदर मोस्ट एयर होती है, वेपर कंटेंट होता है। और ये जैसे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर लाइन दोनों बोलते हैं इसको। इस रीजन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होता है, बिकॉज ये जो रीजन होता है ये हमारा फेज चेंज वाला रीजन होता है, जिसमें हमारा फेज चेंज होता है। अब ये इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस की इक्वेशन, आइडियल गैस जो होती है वो हमारा ये देखिए, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी U एंड एंथैल्पी ऑफ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कैलकुलेशन से ये प्रूफ होता है कि जो हमारा आइडियल गैसेस होती हैं वो उनके अंदर आइडियल गैसेस के अंदर एंथैल्पी और एंथैल्पी दोनों की दोनों जो होती है वो टेम्परेचर के फंक्शन होती है। बिकॉज आइडियल गैस के अंदर जो आइडियल गैस की इक्वेशन के अंदर मेन जो होता है, मेन जो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली डिफाइन होती है। बिकॉज टेम्परेचर कम हुआ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, बढ़ जाता है।
और टेम्परेचर बढ़ता है तो न्यूटन मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है। तो मेन जो फंक्शन है वो सारा टेम्परेचर डिफाइन होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी के अंदर जो एंथैल्पी और एनर्जी है वो टेम्परेचर का ही वो फंक्शन होती है। तो ये देखिए डी बराबर सीवी सीवी डी टी और डी बराबर सीपी डी टी। सीवी और सीपी जो है ये हमारी स्पेसिफिक एनर्जी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम और सीपी फॉर कांस्टेंट प्रेशर। जैसे कि हमने पहले बताया आपको, ये हमारा रिलेशन है, ये देखिए ये कहा सीपी डी यू, ठीक है। अब ये देखिए ये रिलेशन हमारा सी डी यू टी डी बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको हमने इसमें काउंट कर लिया। अब जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो डीवी डीवी दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है, तब हमारी जीरो हो जाएगी। और ये है ये टी डी क्या है, ये हमारा क्यू है, क्यू है, क्यू और क्यू हम कहते हैं क्यू क्यू बराबर एम सी वी, एम सी मास इंटू स्पेसिफिक एनर्जी। तो एमसी में काउंट करेंगे तो जब बात कांस्टेंट वॉल्यूम की होती है तो सी स्पेसिफिक एनर्जी के आगे वी लग जाता है, तो मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम एनर्जी। तो ये हमारी ये भी हो गया। और जब एच की बात करेंगे तो यहाँ पे सीपी आ जाएगा, कांस्टेंट एंथैल्पी, कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीपी और सीवी इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा से नोट करते हैं। ये इंटरनल एनर्जी हो गई सीवी, इसी को हमने इसी चीज को हमने स्टेट वाइज लिख लिया, यू डी यू बराबर यू टू माइनस यू वन और डी टी बराबर डी टू माइनस डी वन। ये हमारी ये एनर्जी को हमने डिफाइन कर लिया। अब ये एनर्जी है, ये जो है ये रिलेशन जो है हमारा, ये रिलेशन जो है हमने इसी रिलेशन से जब टी को हम इसमें डिवाइड कर दिए नीचे, जब टी को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा एम सी वी डी टी, एम सी वी डी टी, ठीक है। तो जब हम टर्मिनल मास की बात करेंगे तो सीवी बाई टी और यहाँ पे क्या रहेगा पी डीवी बाई टी, पी डीवी बाई टी। तो पी बाई टी का रेशियो जो होता है वो वॉल्यूम वन बाई वो वॉल्यूम हो जाएगा, और वन बाई वॉल्यूम का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन वी टू बाई वी वन, एल एन वी टू बाई वी वन। देखिए आप बताता हूँ, देखिए एल एन वी टू बाई वी वन ये हो गया। तो उसी इक्वेशन को हम जब टेम्परेचर डिवाइड करके हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन प्राप्त होती है। ये इक्वेशन हमें काम आती है जब हम एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी निकालते हैं किसी भी स्टेट में। तो फिलहाल तो एंट्रोपी के बारे में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू गाइस।